हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन नंबर 3 यानी इरिगेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा उसके अंदर कि कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जब हम सिंचाई कर सकते हैं। उसमें हमने क्रांतिक अवस्था पढ़ी, हमने पौधे के आधार पर, हमने मृदा के आधार पर कब कब सिंचाई कर सकते हैं ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जलमांग के बारे में और साथ ही कुछ इरिगेशन के जो मेथड है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जलमांग। जलमांग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस बारे में जानेंगे। बीजों के अंकुरण से लेकर पकने की अवस्था तक जल की आवश्यकता जलमांग कहलाती है। जलमांग फसल की किस्मों, मृदा की स्थिति व जलवायु द्वारा प्रभावित होती है। स्टूडेंट्स देखिए, बीजों के अंकुरण से लेके यानी कि जब बीज अंकुरण करने लगता है तब से लेकर जब तक वो पककर तैयार ना हो जाए, यानी कि पकने तक की अवस्था तक, जब बीज जब डलता है तब से लेकर पकने तक उसको जितने जल की आवश्यकता होती है, यानी एक पौधे को अंकुरण से लेकर पकने तक जितने भी जल की आवश्यकता वो होती है वो क्या कहलाती है, उस पौधे की जलमांग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जलमांग फसल की किस्मों, मृदा की स्थिति व जलवायु द्वारा प्रभावित हो सकती है। ये कैसे प्रभावित हो सकती है, मृदा की स्थिति यानी कि अगर नमी है मृदा में तो उसको जल की कम आवश्यकता होगी, तो एक तो इस तरीके से प्रभावित हो सकती है। कोई कोई किस्म क्या होती है, उसको पानी की कम आवश्यकता होती है तो भी वो जो है उसकी जलमांग कम होगी। उसके अलावा वातावरण अगर आपका आर्द्रता वाला है तब भी उसकी जलमांग कम होगी। इस तरीके से कई ऐसी चीज़ें हैं जो जलमांग को प्रभावित कर सकती है। अब विभिन्न फसलों की क्या होती है, जलमांग अलग अलग होती है। आइए उसके बारे में देखते हैं। विभिन्न फसलों की जलमांग देखिए, सबसे पहले फसल और जलमांग, ये काय में है, mm में है, मिलीमीटर। ठीक है, धान को कितने पानी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स, 900 से 2500। ठीक है, धान को कितने सबसे अधिक होती है ना धान को जरूरत, 900 से 2500। ठीक है, इतने पानी की इसको क्या होती है, आवश्यकता होती है। mm में है ये सारे एक रेशियो। ठीक है, उसके बाद देखिए गेहूं में कितनी आवश्यकता होती है, गेहूं में होती है 450 से 650। ठीक है, इतना पानी जो है गेहूं को चाहिए होता है। पूरा जो उसका टाइम पीरियड है, पकने अंकुरण से लेके पकने तक के समय का पूरा डिटेल है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए गन्ने को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नहीं धान के बराबर ही इसको भी उतना ही जल चाहिए होता है, 1500 से 2500 भी इसको ज़रूरत होती है पानी की। उसके बाद देखिए आलू को कितना ज़रूरत होती है, 500 से 700 mm जो है इसको पानी की आवश्यकता या जल की आवश्यकता होती है। मूंगफली देखिए, मूंगफली में कितना चाहिए, 500 से 700 चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं कपास की। कपास को भी कितना पानी चाहिए होता है, कपास को भी 700 से 1300 जो है mm पानी चाहिए होता है। उसके बाद देखिए सोयाबीन को कितना चाहिए होता है, 450 से 700 mm इसको पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं मक्का को कितनी आवश्यकता होती है, 500 से 800 mm। यानी कि ये कुछ मुख्य फसलें हैं जिनकी जलमांग हमने पढ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत बार जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में आपसे पूछा जा सकता है कि धान की जो है जलमांग कितनी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 900 से 2500 जो है mm वो जो है धान को क्या होती है, पानी की आवश्यकता है, जलमांग उसकी ये होती है। वो पूछ ले हमसे कि गन्ना की जलमांग कितनी होती है, तो 1500 से 2500 जो है गन्ना की जलमांग होती है। तो ये विभिन्न फसलों की जलमांग हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं कुछ इरिगेशन मेथड्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंचाई की विधियाँ, इरिगेशन मेथड को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सिंचाई विधियाँ। अब सिंचाई की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चौकबार यानी क्यारी विधि से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है इसका नाम, चौकबार या क्यारी विधि। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत खेत का समतलीकरण कर उसे वर्गाकार अथवा आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसा कि नाम में भी है क्यारी,
तो इसके अंदर क्या बनाई जाती है, पहले तो खेत को क्या कर दिया जाता है, समतल कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें क्या बनाई जाती है, क्यारियाँ बनाई जाती है। इन क्यारियों को ही क्या कहते हैं, चौक के बार या फिर चेक बेसिन भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, खेत में ढाल अनुसार क्यारियों में जल प्रवाह हेतु नालियाँ बनाई जाती है। नालियों से मतलब छोटी छोटी जो नालियाँ होती है जहाँ से पानी होते हुए निकले, तो वो बनाई जाती है। प्रत्येक चौके बार में आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या किया जाता है इसके अंदर, खेत को समतलीकरण करके उसको आयताकार या वर्गाकार जो है प्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसमें क्या करी जाती है, नालियाँ बनाई जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये प्लॉट या फिर आप इसको क्यारियाँ भी बोल सकते हो, इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक नालियाँ बनाई जाती है, इस तरीके से नालियाँ बनाई जाती है और इनमें क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है। जितना उसको आवश्यकता होती है उस हिसाब से जो है पानी भरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फील्ड चैनल यानी कि जो हमारी खेत की जो हमने नालियाँ बनाई वो है, और ये क्या है, चेक बेसिन। चेक बेसिन से हमारा मतलब है जो हमने क्यारी बनाई है वो है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लाभ के बारे में जानते हैं, क्या क्या इसके लाभ है, यानी कि जब हम इस सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं तो उससे हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो देखते हैं। यह सरल विधि है, यानी कि ये क्या है, बहुत ही आसान है। कोई भी जो है छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, वो इससे क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है। ये सरल विधि है। जल का समान वितरण होता है, यानी कि जो है इक्वली जो है आपका हर पौधे तक जल जो है समान रूप से, यानी कि हर क्यारी तक समान रूप से पहुंच जाएगा। जल प्रवाह हेतु नालियां होती है, ऑफ कोर्स इसके अंदर नालियां होती है। जल उपयोग क्षमता सही होता है, यानी कि जल उपयोग भी क्या होता है, सही तरीके से होता है। अंतराश्रवण की समस्या नहीं होती है। तो ये कुछ इसके लाभ है। अब इसकी हानियों के बारे में देखते हैं। देखिए, मुख्य नाली व सहायक नाली तथा मेड़ों पर अधिक भूमि व्यर्थ होती है। आप जानते हैं कि जब हम अगर इस तरीके से नालियाँ बनाएंगे या मेड़ बनाएंगे तो उसमें क्या होगी, बहुत सारी जो है भूमि व्यर्थ होगी, वरना उस भूमि पर हम क्या कर सकते थे, फसल ग्रो कर सकते थे। लेकिन हमको नालियाँ बनानी थी, इसीलिए मेड़ों का भी निर्माण करना था और नालियों का भी निर्माण करना था। तो उसकी वजह से क्या हुई, काफ़ी ज़्यादा जो भूमि है वो क्या हुई, व्यर्थ ही गई। तो एक तो ये इसका जो है मुख्य हानि है, या एक कह सकते हो इसकी जो कमी है वो है इसकी। ठीक है, अधिक नालियाँ होने के कारण कटाई की मशीनों के प्रयोग में परेशानी उत्पन्न होती है। अब ये भी बात सही है कि बहुत ज़्यादा नालियाँ हैं, तो जब कटाई का समय आता है तो जब मशीनें अंदर प्रवेश करने में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। तो एक ये भी इसकी जो है सीमा है या हानि है। खाद एवं उर्वरक अधिक मात्रा में लगते हैं। जब हम इस तरीके की सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर जब खाद और उर्वरक होंगे वो भी क्या होंगे, अधिक मात्रा में यूज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि की। ये तो इससे पहले तो हमने कौन सी विधि पढ़ी थी, इससे पहले हमने पढ़ी थी चौकेबार क्यारी विधि। इसके अंदर हमने जो है पढ़ा कि भाई इसमें क्यारियाँ बनाई जाती है और नालियाँ बनाई जाती है, तो इस तरीके से इसके अंदर जो है पानी जो है पौधों तक पहुंचाया जाता है। ये तो हो गई चौकेबार क्यारी विधि या फिर चेक बेसिन मेथड। अब बात करते हैं बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में देखते हैं। देखें, इस विधि में खेत के ढाल की दिशा में लंबी लंबी पट्टियां समांतर रूप से बनाई जाती है। प्रत्येक पट्टी में ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है जो कि महीन परत के रूप में निचले सिरे की ओर बहता हुआ आता है। प्रत्येक पट्टी की लंबाई व चौड़ाई जल बहाव, ढलान, प्रतिशत व भूमि के बनावट अनुसार होती है। यह विधि पास पास बोई जाने वाली फसलें जैसे गेहूं इत्यादि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि इस विधि में ढाल की दिशा में लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाती है। इस तरीके से जो है लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाएगी और यहाँ पे क्या होगी, फील्ड चैनल होगी, यानी कि आपकी जो नाली है जहाँ से आप पानी जो है दोगे वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इधर से जो है ढलान के इधर पानी आएगा, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, ये स्थान यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इधर से क्या है, ड्रेन, यानी कि अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो इधर से निकल जाएगा। और ये फसल जो ये विधि है सिंचाई विधि, वो कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, गेहूं वगैरह फसलों के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसके कुछ लाभ है ये भी देख लेते हैं।
यह विधि भी सरलतम विधि है, यानी कि ये भी आसानी से करी जा सकती है। मशीनों के प्रयोग व निराई गुड़ाई में आसानी होती है। देखिए, जो हमने चेक बेसिन मेथड पढ़ा था उसमें तो क्या होता है कि मशीनों के लिए निराई गुड़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस विधि में ऐसा नहीं होगा। इस विधि में जो है निराई गुड़ाई करना या मशीनों का प्रयोग करना क्या होता है, ईजी होता है। नालियों व मेड़ों के कारण कम खर्च होता है। ठीक है, जब नालियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कम खर्चा आता है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। जल निकास की भी क्या होती है, इसमें उचित व्यवस्था होती है। जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम भी होता है, तो उसकी वजह से जो है जल निकास आराम से हो जाता है अगर अधिक पानी भर दिया जाए तो। हानियाँ, इसकी कुछ जो कमियां हैं वो कौन कौन सी है। धान जैसी फसलों में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा था कि यहाँ ये कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, गेहूं जैसी फसलों के लिए। धान जैसी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि जल का प्रवाह या मात्रा कम हो तो इस विधि का प्रयोग संभव नहीं हो पाता। लेकिन देखिए, इसके अंदर जब आप सिंचाई इस विधि से सिंचाई करेंगे तो पानी की क्या होनी चाहिए, मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम पानी होगा आपके स्रोत में तो वो फिर ये आपके लिए कमी ही साबित होगी या आपके लिए नुकसानदायक भी साबित होगी। ठीक है, जल का समान रूप से वितरण नहीं हो पाता। इस विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसके अंदर जो है एक समान रूप से जो है वितरण जल का नहीं हो पाता। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं और ये बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि हमने पढ़ी है। इसके अलावा हमने चेक बेसिन पढ़ा और पौधे की जो जल मांग है उसके बारे में, विभिन्न फसलों की कौन कौन से फसलों की कौन कौन सी जल मांगे, कितनी जल मांगे, ये आज की क्लास में हमने पढ़ा है स्टूडेंट। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इरिगेशन के कुछ और मेथड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते हुए रहिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए मेथड्स, इरिगेशन मेथड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।